स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी का, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी का, ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी का, ऑप्शन डी चतुर्थ श्रेणी का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, द्वितीय श्रेणी का। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता के समय राज्यों को श्रेणीवार क्रम में बांट दिया गया था। तो सभी राज्यों में से जो हमारा राजस्थान है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब द्वितीय श्रेणी होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सो राजस्थान हमारा द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, मत्स्य संघ में किन किन रियासतों को मिलाया गया था? ऑप्शन ए अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, करौली, ऑप्शन सी बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, ऑप्शन डी गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, सिरोही। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। मत्स्य संघ में 4 रियासतों को मिलाया गया था और एक ठिकाने को मिलाया गया था। तो इसका मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन 4 रियासतों को मिलाया गया था मत्स्य संघ में। और एक ठिकाना था जिसका नाम था नीमराणा एक ठिकाना था, उसे मिलाया गया था। और मत्स्य संघ का बना था वो कब बना था? वो बना था तुम्हारा 18 मार्च 1948 को, यानी कि राजस्थान के तीसरे एकीकरण में। तो तुम्हें ये भी याद रखना है, तीसरे एकीकरण में हमारे भरतपुर, अलवर, करौली और धौलपुर को भी शामिल किया गया था। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर दोस्तों। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है, आज़ादी से पहले नॉन सैल्यूट ठिकाने कौन से थे? दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें वीडियो। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लाया हूँ जो हर बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का भी बटन दबा लें। तो आज़ादी से पहले नॉन सैल्यूट ठिकाने कौन से थे? ऑप्शन ए नीमराणा, ऑप्शन बी कुशलगढ़, ऑप्शन सी लावा, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। जो आज़ादी से पहले नॉन सैल्यूट ठिकाने थे वो ये तीनों थे, कुशलगढ़, नीमराणा, लावा। ये तीनों ही ऐसे ठिकाने थे जो आज़ादी से पहले नॉन सैल्यूट थे। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला चौथा प्रश्न है, राजस्थान को राजपूत नाम से 19वीं शताब्दी में किसने दिया? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन सी जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन डी किलपैट्रिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया। इसका वर्णन कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स ऑफ एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में किया है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो कर्नल जेम्स टॉड ने इसका वर्णन द एनाल्स ऑफ राजस्थान किया है और इसका नाम कर्नल जेम्स टॉड ने रखा था सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है राजस्थान को। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला पांचवा प्रश्न है, स्वाधीनता के समय भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन ए किलपैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन डी जयनारायण व्यास। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन।
जब हमारा स्वाधीनता का समय था, भारत का जो गवर्नर जनरल व वायसराय थे तो उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। स्वाधीनता के समय की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन याद रखना है आपको। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना के आप लोगों को डाल सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हमारा 6वां प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का सचिव कौन था? बात स्वतंत्रता के समय की हो रही है दोस्तों, याद रखना। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का सचिव कौन था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी वीपी मेनन, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब वीपी मेनन, ऑप्शन सी सही होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे भारत का सचिव जो था उसका नाम वीपी मेनन था। दोस्तों वीपी मेनन याद रखना है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला 7वां प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के समय राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया? ऑप्शन ए बी आर पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी बी एन राव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बी आर पटेल की अध्यक्षता में गठन किया गया था। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो दोस्तों उस समय राजधानी को लेकर गर्म मुद्दा उठाया गया। तो इसका सही जवाब बी आर पटेल की अध्यक्षता में राजस्थान के एकीकरण के जो अध्यक्षता में हुआ, तो वो किसकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी? वो हुई थी बी आर पटेल की अध्यक्षता में। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से वो जयपुर है और राजस्थान की राजधानी भी जयपुर है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला 8वां प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजस्थान की बात हो रही है दोस्तों। ऑप्शन ए जयनारायण व्यास को, ऑप्शन बी अशोक गहलोत को, ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टॉड को, ऑप्शन डी मोहनलाल सुखाड़िया को। तो दोस्तों इसका सही जवाब मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन डी होगा। आधुनिक राजस्थान का जनक मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। दोस्तों जयनारायण व्यास हो नहीं सकता है, अशोक गहलोत हो नहीं सकता, कर्नल जेम्स टॉड की तो बात ही नहीं कर सकते, ये तो 1800 से ईसा शताब्दी से पहले का है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी कर्नल जेम्स नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का जनक कहा जाता है। दोस्तों चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला 9वां प्रश्न है, कितनी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो जब राजस्थान में कितनी रियासतें थीं जिससे एक पूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए 19 रियासतें, ऑप्शन बी 21 रियासतें, ऑप्शन सी 15 रियासतें, ऑप्शन डी 11 रियासतें। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 19 रियासतों। जब राजस्थान का निर्माण हुआ था तो उस समय राजस्थान में कुल 19 रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ था। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान की किस रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो ऑप्शन ए भरतपुर रियासत को, ऑप्शन बी अलवर रियासत को, ऑप्शन सी जैसलमेर रियासत को, ऑप्शन डी बीकानेर रियासत को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जैसलमेर रियासत को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान की जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था, क्योंकि इसे 8वां आश्चर्य इसलिए कहा गया था क्योंकि आज़ादी से पूर्व इसने स्वतंत्रता के लिए कोई भी उससे संबंधित आज़ादी से संबंधित कोई भी कदम नहीं उठाया था, जबकि बाकी राजस्थान की हर रियासत ने स्वतंत्रता के लिए कोई ना कोई कदम उठाया था। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य
कहा था। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों ये रियासतों में जो समस्याएं आती थीं उस समस्याओं के समाधान के लिए एक विभाग का गठन किया गया था। उस विभाग का नाम था रियासती विभाग। तो उसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो ऑप्शन ए 13 मार्च 1948 को, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1956 को, ऑप्शन सी 18 जुलाई 1951 को, ऑप्शन डी 5 जुलाई 1947 को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। दोस्तों जो भी समस्याएं रियासतों के जो गठन में आ रही थी उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए रियासती विभाग का गठन किया गया था और रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को किया गया था। इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह मालवा व गुजरात के राजाओं की संयुक्त बैठक बुलाकर कौन सा संघ बनाना चाहते थे या कौन से संघ का निर्माण करना चाहते थे। जब मेवाड़ के जो राजा थे भोपाल सिंह, तो उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हो रही थी। उनमें कौन से संघ का निर्माण करना चाहते थे। ऑप्शन ए हाड़ौती संघ का, ऑप्शन बी मेवाड़ संघ का, ऑप्शन सी मेवाड़ यूनियन का, ऑप्शन डी राजस्थान संघ का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मेवाड़ यूनियन का। मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह थे मालवा गुजरात के राजाओं की संयुक्त बैठक बुलाकर मेवाड़ यूनियन का निर्माण करना चाहते थे। चलते हैं दोस्तों अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। मत्स्य संघ की जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय मत्स्य संघ की आय बतानी है दोस्तों। ऑप्शन ए 335 लाख रुपए, ऑप्शन बी 184 लाख रुपए, ऑप्शन सी 412 लाख रुपए, ऑप्शन डी 150 लाख रुपए। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की आय जो वार्षिक आय थी वो थी 184 लाख रुपए। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 13 मार्च 1948 को, ऑप्शन बी 25 मार्च 1948 को, ऑप्शन सी 18 मार्च 1948 को, ऑप्शन डी 30 अप्रैल 1949 को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन हुआ था। इस समय जो इसके राज प्रमुख मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था वो थे धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। और इसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया था मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री था वो तो शोभाराम कुमावत को बनाया गया। चलते हैं दोस्तों अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान संघ का निर्माण 13 मार्च 1948 को हुआ। इसका राज प्रमुख किसे चुना गया। ऑप्शन ए भीम सिंह को, ऑप्शन बी भूपाल सिंह को, ऑप्शन सी जयनारायण व्यास को, ऑप्शन डी मोहनलाल सुखाड़िया को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भीम सिंह। राजस्थान संघ का निर्माण 13 मार्च 1948 को हुआ था। तो उस समय राजस्थान का जो राज प्रमुख चुनाव हुआ था तो उस समय जो कोटा के राजा थे भीम सिंह को चुना गया था। यहाँ के प्रधानमंत्री थे गोकुललाल भट्ट अशावत थे जो शाहपुरा के थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, इससे मेरा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों हमारा प्रश्न है, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए मल्लीनाथ जी, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन सी हड़बू जी, ऑप्शन डी पाबू जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा जो पशु मेला है
वो मल्लीनाथ जी की स्मृति में लगाया जाता है। मल्लीनाथ जी के पिता का नाम पीड़ाजी था और उनकी माता का नाम जानीदे था और पत्नी का नाम रूपादे था। तो दोस्तों ये जो तिलवाड़ा पशु मेला लगता है वो लगता है तुम्हारा बाड़मेर लूनी नदी के किनारे पर बाड़मेर में मल्लीनाथ जी की स्मृति में लगाया जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला मल्लीनाथ जी का मेला होता है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संत जाम्भोजी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी देलवाड़ा में, ऑप्शन सी नागौर में, ऑप्शन डी सीकर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। संत जाम्भोजी का जन्म नागौर में हुआ। इनका जन्म स्थान नागौर को कहा जाता। नागौर पीपासर में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था, जन्माष्टमी के दिन। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, देव झूलनी ग्यास कब मनाई जाती है? यानी कि देव झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए भाद्रपद कृष्ण एकादशी को, ऑप्शन बी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, ऑप्शन सी श्रावण कृष्ण एकादशी को, ऑप्शन डी कार्तिक शुक्ल एकादशी को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को देव झूलनी ग्यास एकादशी मनाई जाती है। दोस्तों इसे जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देवताओं को पालकियों में बिठाकर यानी कि छोटे छोटे झूलों पर बिठाकर उन्हें जल में स्नान कराया जाता है, इसलिए इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है? ऑप्शन ए पुष्कर मेला, ऑप्शन बी बेड़ेश्वर मेला, ऑप्शन सी जीणमाता मेला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। जीणमाता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। एक बार ये चैत्र में लगता है और एक बार ये अश्विन अमावस्या को लगता है। तो दोस्तों ये बेड़ेश्वर मेला तो अपना माघ की पूर्णिमा को लगता है, जो जहाँ सोम माही जाखम तीनों नदियों का मेल होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरा आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। दोस्तों हमारा प्रश्न है, राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पुष्कर मेले को, ऑप्शन बी अजमेर मेले को, ऑप्शन सी बेड़ेश्वर मेले को, ऑप्शन डी कैला देवी मेले को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। कैला देवी मेले को लक्खी मेले, राजस्थान का लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है, करौली में लगता है। दोस्तों ये कुछ पुस्तकों में दे रखा है इसे चैत्र कृष्ण अष्टमी को, यह कृष्ण अष्टमी को नहीं बढ़ता, यह चैत्र शुक्ल अष्टमी को करौली में लगता है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कजली तीज जिसे बूढ़ी तीज कहा जाता है कब मनाई जाती है? दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न करा रहा हूँ और राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की ज्योग्राफी सब कुछ देखने को इस चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों, तो चैनल को से जुड़े रहें। हमारा प्रश्न है, कजली तीज जिसे बूढ़ी तीज कहा जाता है कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए भाद्रपद को, ऑप्शन बी वैशाख में, ऑप्शन सी श्रावण में, ऑप्शन डी कार्तिक में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। कजली तीज जिसे बूढ़ी तीज कहा जाता है और इसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, जिसे कजली तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज कहते हैं। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुड़ाबी गणगौर मनाई जाती है? ऑप्शन ए धौलपुर में,
ऑप्शन बी जैसलमेर में, ऑप्शन सी नाथद्वारा में, ऑप्शन डी बीकानेर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, नाथद्वारा में। राजस्थान के गुलाबी गणगौर शुक्ल पंचमी चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, जो नाथद्वारा में मनाई जाती है। जैसलमेर जो नाथद्वारा में मनाई जाती है, यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर, नाथ मतलब नाथद्वारा, तो इसे याद रखना है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में, और राजस्थान के और जो गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, जो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, गोगा जी का मेला कब लगता है? ऑप्शन ए बैसाख में, ऑप्शन बी कार्तिक में, ऑप्शन सी भाद्रपद को, ऑप्शन डी आषाढ़ को। तो इसका सही जवाब भाद्रपद में होगा। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। इसे गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी भाद्रपद होगा। गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला कृष्ण नवमी को लगता है। हमारा प्रश्न है, जैतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी मल्लीनाथ जी, ऑप्शन सी आलम जी, ऑप्शन डी हड़बू जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, आलम जी को जैतमल राठौड़ के लोक देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। जो आलम जी हैं, जो बाड़मेर जिले के मलाड़ी प्रदेश के राणदरा क्षेत्र में इनकी लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है, और बाड़मेर जिले के धौरीमन्ना नामक स्थान पर इनका मंदिर स्थित है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला धौरीमन्ना बाड़मेर में बढ़ता है। इन्हें घोड़ों का रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों, हर प्रश्न के बारे में फुल जानकारी देके चल रहा हूँ, और हर दो लोक देवता के बारे में जानकारी मिल रही है। पूरी जानकारी देके चल रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल पर नए हो तो। हमारा प्रश्न है, मीराबाई का संबंध किस लोक देवता से था? ऑप्शन ए हड़बू जी, ऑप्शन बी सूरदास जी, ऑप्शन सी गोविंद सिंह जी, ऑप्शन डी वीर कल्ला जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी का संबंध मीराबाई से था। दोस्तों, वीर कल्ला जी एक ऐसे लोक देवता थे जो 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं, और दूल्हे के रूप में जाने जाने वाले देवता भी वीर कल्ला जी को ही कहते हैं। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, लोक देवताओं के स्थान राजस्थान में किस वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं? हमारे लोक देवता हैं, उनके जो छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं वो किस वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं, जिन्हें थान कहते हैं? ऑप्शन ए खेजड़ी, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी बबूल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के नीचे लोक देवताओं के थान मनाए जाते हैं। इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, खेजड़ी वृक्ष। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस लोक देवता का समाधि स्थल मकबरे नुमा आकृति का है? ऑप्शन ए हड़बू जी, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन सी मेहा जी, ऑप्शन डी मल्लीनाथ जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गोगा जी जो लोक देवता हैं उनका जो समाधि स्थल है उसकी आकृति मकबरे नुमा आकृति है। गोगा जी का मेला हनुमानगढ़ नौहर हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी में बढ़ता है। ये इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, जो इसे गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीड़ाओं से छुड़ाने के लिए किस लोक देवता ने अपने प्राणों का त्याग किया? ऑप्शन ए वीर कल्ला जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी वीर तेजा जी, ऑप्शन डी मेहा जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, वीर तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीड़ाओं से छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये जब की बात है जब मेर के मीड़ाओं से गायों को तो छुड़ा लाए थे, बट लेकिन
उनकी एक बछड़ा रह गया था। फिर से बछड़े को लेने गए थे तो वहाँ पर वे बुरी तरह से घायल हो गए और उस समय इनको सांप ने डस लिया था, तो इन्हें सांपों वाला देवता भी कहा जाता है। हमारा प्रश्न है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन सी 18 मार्च 1948 को, ऑप्शन डी 13 मार्च 1948 को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1 नवंबर 1956 को सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। दोस्तों ये एक जो पूरा विलय हुआ था वो सिरोही का 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जब एक ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को आबू देलवाड़ा तहसील को छोड़कर बाकी सिरोही का राजस्थान में विलय कर लिया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 1 नवंबर 1956 को आबू देलवाड़ा तहसील को भी राजस्थान में मिला लिया गया, इसलिए संपूर्ण सिरोही का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 18 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन सी 15 मई 1949 को, ऑप्शन डी 25 मार्च 1948 को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 18 अप्रैल 1948 को। संयुक्त राजस्थान का निर्माण 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 18 अप्रैल 1948। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में किस महाराणा का जन्म हुआ? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप का, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान का, ऑप्शन सी महाराणा जगत सिंह का, ऑप्शन डी महाराणा सांगा का। तो इसका सही जवाब महाराणा प्रताप होगा। जो कुंभलगढ़ कटारगढ़ दुर्ग के जो बादल महल में जूनी कचहरी है, उसमें 9 मई 1540 ईस्वी को जेठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही खास प्रश्न हैं आपके लिए। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें भाई, जिससे मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्राचीन काल में किस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग को, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ को, ऑप्शन सी नाहरगढ़ को, ऑप्शन डी जयगढ़ को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, नाहरगढ़ दुर्ग को प्राचीन काल में सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, नाहरगढ़ दुर्ग को प्राचीन काल में सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, कौन से लोक देवता को कायम खान मुसलमानों का लोक देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए मेहाजी, ऑप्शन बी हड़बूजी, ऑप्शन सी पाबूजी, ऑप्शन डी गोगाजी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, गोगाजी को कायम खान मुसलमानों का लोक देवता कहा जाता है। दोस्तों गोगाजी की जो आकृति है, जो थान होता है वो मकबरे नुमा होता है, तो इसकी आकृति मकबरे नुमा की आकृति होती है। इस कारण इन्हें कायम खान मुसलमानों का लोक देवता कहा जाता है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा प्रश्न है, खंडित प्रतिमा के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए जीड़ माता, ऑप्शन बी शीतला माता,
ऑप्शन सी चामुंडा माता, ऑप्शन डी कैला मैया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, शीतला माता को खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा की जाती है। शीतला माता का मतलब क्या? शीतला माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? चाकसू जयपुर में इनका मेला लगता है। जो कब शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में कब लगता है? तो इनका मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, इन्हें जिसे शीतला अष्टमी भी कहते हैं। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में इनका मेला लगता है। इन्हें जो खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है वो शीतला माता की ही की जाती है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस इतिहासकार की रचना है? ऑप्शन ए जयनारायण व्यास की, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो की, ऑप्शन सी दशरथ शर्मा की, ऑप्शन डी बंकीदास की। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, दशरथ शर्मा की है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? ऑप्शन ए सूर्यवंशी, ऑप्शन बी चंद्रवंशी, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी यदुवंशी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सूर्यवंशी। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। सूर्यवंशी हम्मीर महाकाव्य की रचना किसने की? नैनचंद सूरी द्वारा इसकी रचना की गई थी। दोस्तों ये ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है मातृकुंडीय मेला किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन ए गणेश जी से, ऑप्शन बी कैला देवी से, ऑप्शन सी विष्णु से, ऑप्शन डी महादेव से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, विष्णु जी। मातृकुंडीय मेला विष्णु जी से संबंधित है। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में मृदा अपरदन में सर्वाधिक सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी गंभीर नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन में सहायक नदी है। सर्वाधिक मृदा अपरदन राजस्थान में चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती हैं? देखो दोस्तों इसमें सर्वाधिक आंधियों की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी श्री गंगानगर, ऑप्शन डी झालावाड़। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ श्री गंगानगर जिले में चलती हैं। सर्वाधिक आंधियाँ राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में श्री गंगानगर जिले में, और न्यूनतम पूछे सबसे कम आंधियाँ तो झालावाड़ में करना है दोस्तों। सबसे कम झालावाड़ और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक श्री गंगानगर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी वायुदाब, ऑप्शन सी आर्द्रता व वर्षा, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो इसका सही जवाब ए बी सी तीनों होगा। किसी भी स्थान की जलवायु के निर्धारक तत्व तापमान भी होता है, वायुदाब भी होता है, आर्द्रता व वर्षा का होना भी जरूरी होता है। तो इसका सही जवाब आर्द्रता व नमी, वायुदाब, तापमान, ये तीनों ए बी सी तीनों। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा।
चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, बरखान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को, ऑप्शन बी मिट्टी के कटाव को, ऑप्शन सी खाली मैदान को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरखान कहा जाता है। ये ज़्यादा बालूकर स्तूप होते हैं, इन्हें अर्धचंद्राकार टीलों को ही बरखान के नाम से जाना जाता है। वे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विनाशकारी टीले यही होते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में काले हिरण व कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? उस अभयारण्य का नाम बताना है जिसमें काले हिरण व कुर्जा पक्षी पाए जाते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय मर उद्यान, ऑप्शन बी तालछापर अभयारण्य, ऑप्शन सी सीता माता अभयारण्य, ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, तालछापर अभयारण्य। राजस्थान का तालछापर अभयारण्य में हिरण व काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें तालछापर अभयारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सागवान वनों का एकमात्र अभयारण्य कौन सा है? जिसमें केवल सागवान वन पाए जाते हैं, एकमात्र अभयारण्य है, और राजस्थान में कौन सा है? ऑप्शन ए तालछापर अभयारण्य, ऑप्शन बी दर्रा अभयारण्य, ऑप्शन सी सरिस्का अभयारण्य, ऑप्शन डी सीता माता अभयारण्य। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य जो कि प्रतापगढ़ में है। राजस्थान में सर्वाधिक सागवान वन एकमात्र अभयारण्य इसी में सागवान वन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में, यहाँ पर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती हैं और उड़न गिलहरी पाई जाती है और इसे शीतल भूमि के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं आगे के प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, माउंट आबू सिरोही किसके लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है? उसकी क्या मुख्य विशेषता है जिसके लिए यह प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए घड़ियाल के लिए, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग के लिए, ऑप्शन सी जंगली मुर्ग के लिए, ऑप्शन डी टाइगर के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जंगली मुर्गे के लिए। माउंट आबू सिरोही में जंगली मुर्गे सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसकी यही प्रमुख विशेषता है, जंगली मुर्गे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती हैं? उस जिले का नाम बताना है जिस जिले में सर्वाधिक खारी झीलें पाई जाती हैं। ऑप्शन ए बीकानेर जिले में, ऑप्शन बी नागौर जिले में, ऑप्शन सी जैसलमेर जिले में, ऑप्शन डी धौलपुर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नागौर जिले में। राजस्थान का नागौर जिला ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मराठों के विरुद्ध हुरड़ा सम्मेलन की रूपरेखा मेवाड़ के किस शासक ने तैयार की? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी उदय सिंह, ऑप्शन डी संग्राम सिंह द्वितीय। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, संग्राम सिंह द्वितीय ने हुरड़ा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की। हुरड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।